आज हमारा चर्चा का विषय है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का संविधान। सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसके साथ ही इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। भारत का संविधान सिर्फ एक लिखित दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक भारतीय नागरिक की पहचान है। हर साल 26 जनवरी को हम सभी देशवासी अपनी इसी पहचान गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते। 1950 में इसी दिन भारत का संविधान पूरे देश में लागू किया गया था, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े संविधान की रचना करना कोई आसान काम नहीं था। उन लोगों की कड़ी मेहनत का फल था जिन्होंने इसकी कल्पना कर कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लेकर इसे एक लिखित रूप दिया था। भारत के संविधान के निर्माण के पीछे मौजूद कहानी को भारत के इतिहास में एक उल्लेखनीय स्थान प्राप्त है। दोस्तों, 74 रिपब्लिक डे के अवसर पर आज की इस चर्चा में हम आपके साथ भारतीय संविधान के निर्माण और इसमें शामिल लोगों और कार्यों और घटनाओं को साझा करेंगे। तो आइए देखते हैं इतिहास के पन्नों से भारतीय संविधान के बनने की कहानी। मूविंग टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दोस्तों, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, लेकिन डेमोक्रेटिव के इंस्टीट्यूट और अधिकारों के विकास की प्रक्रिया संविधान सभा के बनने से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। 1858 से ही विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटिश इंडिया ने संविधान के तत्वों को लागू करने का प्रयास ब्रिटिश शासकों द्वारा किया गया था। इनमें से पहला अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 प्रस्तुत किया गया। हालांकि इसमें भारतीयों की कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें शामिल नहीं किया गया था। दरअसल कॉलोनियल काल के दौरान पेश किए गए ये सभी एक्ट केवल कॉलोनियल इंटरेस्ट के तरफ से रुझान रखते थे और उनका भारत के उद्देश्यों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। भारतीयों द्वारा संविधान तैयार करने का पहला प्रयास मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1928 में किया गया था। इसको हम नेहरू रिपोर्ट या स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सन 1934 में संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का विचार पहली बार एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एम.एन. रॉय भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट के संस्थापक और रेडिकल डेमोक्रेटिज्म के समर्थक थे। इसके बाद 1935 में औपचारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC के द्वारा भारत के संविधान की रचना के लिए एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के गठन की मांग की गई थी। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 को पेश किया और इसमें भी भारतीयों को निराश ही किया। हालांकि 1935 का यह अधिनियम अंत में जाकर भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण सोर्स बना और इसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने INC की ओर से घोषित किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए। शुरुआत में कॉलोनियल अधिकारियों ने संविधान के निर्माण की मांग का विरोध किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप में जिनमें नई सरकार के गठन के साथ परिस्थितियां बदली और अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा इस गठन को 1940 में स्वीकार किया गया। आइए देखते हैं कब और कैसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन हो पाया। फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से अगस्त ऑफर नामक एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा वादा किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर का निर्धारण करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की स्थापना की जाएगी। और इसी क्रम में 1942 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी कैबिनेट सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। जहां एक तरफ INC ब्रिटिश द्वारा ऑफर किए गए डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में नहीं थे, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग 2 एटोमिना स्टेज और 2 संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। परिणाम स्वरूप क्रिप्स मिशन असफल हुए। इसके बाद सन 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन सदस्यों का एक और प्रतिनिधि भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान के रूप में जाना जाता है। इसके 3 कैबिनेट मिशन सदस्य शामिल थे। पहला लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, दूसरा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरा A.V.
अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन ही था जिसके प्रस्ताव से भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक ढांचा तैयार किया गया और इसे संविधान सभा का नाम दिया गया। संविधान सभा में कुल 389 सीट थी और इनमें से 296 सीट ब्रिटिश इंडिया के लिए, 93 सीट देसी रियासत के लिए आवंटित हुई। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अनुसार साल 1946 जुलाई अगस्त महीने के दौरान ब्रिटिश सरकार की 296 सीट के लिए चुनाव कराए गए। इन सीट्स में आईएनसी ने कुल 208 पर जीत हासिल की, वहीं मुस्लिम लीग ने 73 सीट हासिल की। बाकी बची हुई 15 सीट्स इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को मिली। हालांकि संविधान सभा के लोग सीधे भारतीयों द्वारा नहीं चुने गए थे, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से चुने जाने के बावजूद संविधान सभा में समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, एससीज और एसटीज। इन सभी वर्गों से संबंधित कुल 15 महिलाएं शामिल थीं और इस प्रकार कई मुश्किलों के पश्चात अंततः संविधान सभा का गठन हो ही गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारत का संवैधानिक एक लंबी प्रक्रिया और विचार विमर्श का परिणाम है। इस विचार विमर्श की कहानी शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बैठक से। देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में इस समय संविधान सभा की क्या भूमिका रही। रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट 1946 से 1949। दोस्तों, आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिसका इंतजार संविधान सभा के गठन का प्रयास करने वाले सभी राष्ट्रवादियों को था। 9 दिसंबर 1946 ये वही दिन था जब संविधान सभा की पहली बैठक के लिए सभी प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूंट हॉल पहुंच गए। हिंदुस्तान को एक नया रूप देने के लिए और भारतीय संविधान को एक नया आकार देने के लिए भारत की सभी महत्वपूर्ण शक्तियां वहां मौजूद थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और इसके साथ ही 2 लोग वहां नहीं थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। फ्रांस की एक परंपरा को फॉलो करते हुए सभा की सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का टेम्परेरी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को चुनाव प्रक्रिया के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का प्रेसिडेंट और एचसी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इसके साथ ही सर वी.एन. राव को असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया। दोस्तों, अभी सभी सदस्य नए संविधान के नियमों में ढल ही रहे थे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जो हमारी संविधान की नींव बनाने वाला था और इस प्रस्ताव को हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। दरअसल ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्वतंत्र भारत के लिए वो विजन था जिसने कॉन्स्टिट्यूंट स्ट्रक्चर के फंडामेंटल और फिलॉसफी को निर्धारित किया। ये रेजोल्यूशन था संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में। सभा में इसका विवरण देते हुए नेहरू जी ने बोला, हमारा भारत एक फुली सॉवरेन पब्लिक होगा, ये अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। भारतीय संघ के रूप में हमारे देश में ऐसे क्षेत्र शामिल किए जाएंगे जो उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। इसके साथ ही प्रिंसली स्टेट और वैसे क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं जो सॉवरेन इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारतीय नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अवसर और कानून के समक्ष समानता के साथ साथ विचार की अभिव्यक्ति, भ्रमण, संगठन बनाना, धार्मिक विश्वास इत्यादि सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही भारत में बैकवर्ड कास्ट, मिनोरिटी इत्यादि समूह के लोगों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा नेहरू जी ने घोषणा की सॉवरेन भारत की सभी पावर और अथॉरिटी का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सभा के सभी सदस्यों द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक मत से स्वीकार कर लिया गया और इस रेजोल्यूशन ने बाद में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी रेजोल्यूशन के मॉडिफाई वर्जन को वर्तमान में संविधान के प्रेम्बर यानी कि उद्देशिका के रूप में जाना जाता है। संविधान बनाने का काम शुरू होने के कुछ समय बाद ही ब्रिटेन में सरकार बदल गई और नई सरकार के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस में ये घोषणा की कि ब्रिटिश अब इंडियन पॉलिटिशियंस को पावर ट्रांसफ़र करेंगे और इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद 3 जून 1947 को
इंडिया के नए वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव पेश किया। इसे माउंटबेटन प्लान के रूप में जाना जाता है। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट करते हुए भारत और पाकिस्तान दो देश बनाने में सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया गया और इसी एक्ट की वजह से संविधान सभा अब फुली सॉवरेन बॉडी बन गई। इसका मतलब ये था कि ये सभा अब पूरी तरह से आज़ाद थी कि वो अब जैसा संविधान बनाना चाहें बना सकते हैं। चूँकि इसके साथ भारत का विभाजन भी हो गया था तो सभा की सदस्यता 389 से घटकर 299 रह गई, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोविंसेस अब भारत का हिस्सा नहीं थे। इसके साथ ही संविधान सभा अब एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन चुकी थी। इसका मतलब ये था अब सभा के पास संविधान निर्माण करने के अलावा एक और कार्य था और वो था देश के लिए सामान्य कानून को अधिनियमित करना। और इसी कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिया का पहला पार्लियामेंट कहा जाता है। जब ये सभा संविधान बनाने का कार्य कर रही थी तो इसके प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं दूसरी ओर जब ये सभा अपने लेजिस्लेटिव फैक्शन का कार्य कर रही थी तो इसके प्रेसिडेंट होते थे जीवी मावलंकर। सभा के ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक चले। दोस्तों, किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट से बचने के लिए और काम के बोझ को संतुलित करने के लिए विधानसभा ने विभिन्न समितियों यानी कि कमेटियों का गठन किया था। उन सभी समितियों में ये 8 मुख्य समितियां थीं। उन 8 समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समितियां थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस समिति को विभिन्न समितियों के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का मुख्य कार्य सौंपा गया था। आइए इस समिति की भूमिका पर एक नज़र डालते हैं। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इस समिति में सभा के 7 सदस्य शामिल थे। इसमें समितियों के अध्यक्ष के रूप में BR अम्बेडकर के अलावा डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, N गोपाला स्वामी अयंगर, अलाडी कृष्णा स्वामी अय्यर और TT कृष्णमाचारी शामिल थे। समिति ने 6 महीने कम अवधि में पहला ड्राफ्ट तैयार कर फरवरी 1948 में इसे प्रकाशित किया और इसके साथ ही भारत के लोगों को ड्राफ्ट में संशोधन कर चर्चा करने के लिए 8 महीने का समय दिया था और लोगों द्वारा बताए गए संशोधन, आलोचना और सूचनाओं का ध्यान में रखते हुए समिति ने दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। अंततः 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप सभा में प्रस्तुत किया। इस अंतिम प्रारूप पर लगभग 32 दिनों तक विचार विमर्श किया गया और इस अवधि के दौरान इनमें 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए। इनमें से 2,443 पर विस्तार से चर्चा की गई और अंत में भारत के संविधान को 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 22 पार्ट में विभाजित किया गया। वर्तमान में ये संख्या बढ़कर 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट हो चुकी है। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी देशवासियों को, संविधान सभा के सदस्यों को बेसब्री से इंतजार था। आइए देखते हैं कब और कैसे हमारा संविधान अपनाया गया और देश भर में लागू हुआ। इनएक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को सभा में मौजूद 284 सदस्यों और सभा के प्रेसिडेंट हस्ताक्षर के साथ भारत के संविधान को देश द्वारा अपना लिया गया था। 26 नवंबर को ही देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। हालांकि 26 नवंबर को इसे अपना तो लिया गया था, लेकिन फिर भी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल गवर्नमेंट इत्यादि से कुछ प्रावधानों को छोड़कर संविधान का शीर्ष प्रमुख भाग पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसलिए इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को विशेष तौर पर इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण चुना गया। साल 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और इसी दिन के स्मरण में इस तारीख को चयन हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया कि सभा को समाप्त नहीं किया गया और भारत के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951 में हुए पहले आम चुनाव तक ये कार्य करती रही। संविधान के निर्माण के अलावा संविधान सभा ने अपने कार्य के दौरान कुछ और कार्यों को भी संपन्न किया था। इसमें 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को इसके वर्तमान रूप में अपनाया गया था। इसके साथ ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई थी, हालांकि तब इसके लिए टाइपिंग या प्रिंटिंग योग्य नहीं हुआ था। दोनों भाषाओं में इसकी ओरिजिनल कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखी गई थी। इस कार्य को पूरा करने में उन्हें 6 महीने लगे थे। इसके साथ ही संविधान के प्रत्येक पेज को आचार्य नंदलाल बोस द्वारा चित्रों से सजाया गया था और उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा द्वारा इनके इंट्रोडक्शन पेज को सजाने का काम किया गया था। यकीनन हम इन सभी महत्वपूर्ण हस्तियों के आभारी रहेंगे जिनके अथक प्रयास और मेहनत के कारण इस देश को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति संविधान के रूप में मिली। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये थी संविधान के निर्माण की कहानी, जिसे भारत में सभी कानूनों की जननी माना जाता है। देश में किसी को भी संविधान का उल्लंघन करने की शक्तियां उपलब्ध नहीं है। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हुए आप दर्शकों के लिए एक सवाल देके जा रहे हैं कि नेशनल फ्लैग, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।